नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ज्ञानेश कुमार एक ऐसा नौकरशाह जो बदतमीजी के नित नए रिकॉर्ड बना रहा है और कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सरपरस्ती है, वो जो भी करता है सुप्रीम कोर्ट पीछे खड़ा हो जाता है। और बाकी इस देश को चलाने वाले दो गुजराती, ये दोनों तो उसको लेकर के ही आए थे। अमित शाह का तो वो सचिव रहा, वहीं से तो यहां तक पहुंचा, वहां की वफादारी ही यहां तक लाई। लेकिन नौकरशाह के रूप में जो ज्ञानेश कुमार कर रहा है, इस देश में कोई कभी नहीं किया था। नौकरशाह कोई कभी भी नहीं किया था। और मैं जो भी बोल रहा हूं, फिर मैं कह दूं कि सम्मान इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि सम्मान अर्जित करना पड़ता है। ये सम्मान मैं जो है कि ज्ञानेश कुमार ऐसा करता है बोल रहा हूं, तो इसके पीछे की वजह है सम्मान अर्जित करना पड़ता है। किसी को भी, हमें, आपको, मोदी को, ज्ञानेश को, राहुल को, ममता को, किसी को भी सम्मान अर्जित नहीं, जो सम्मान अर्जित किया होगा जीवन में वो भी गंवा दिया। ऐसा जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जवाब देते हैं, वैसा जवाब, और उससे भी अगर कहा जाए तो उससे भी घटिया स्तर पे उतर करके ये पॉलिटिकल पार्टियों के जवाब देता है। चुनाव आयोग क्या होता है? देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां उसके लिए एक बराबर होती हैं, उसको सत्ताधारी और विपक्ष से नहीं मतलब होता है। वो जवाब ऐसे दे रहा है जैसे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हो। वो बदतमीजी ऐसे करता है जैसे लगता है कि भाजपा के दफ्तर में डेलीगेशन कोई गया हो। 5 मिनट मीटिंग चली है आज चुनाव आयोग के दफ्तर में, भयंकर बवाल हुआ है। 10:02 पर डेलीगेशन घुसता है चुनाव आयोग के दफ्तर में, और 10:07 पर वो डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर से बाहर आता है। और डेरेक ओब्रायन जो बाहर आके बताते हैं, वो हैरान करने वाला है। कोई भी अफसर हो, कोई भी अफसर कितना भी बहुत बड़े पद पे बैठा हो, किसी जनप्रतिनिधि को कैसे गेट लॉस्ट बोल सकता है? कैसे बोल सकता है? उसकी औकात कैसे है कि वो किसी जनप्रतिनिधि को गेट लॉस्ट बोल दे? कायदे से जो सेवा नियमावली है, अगर उसका पालन हो जाए तो इसको इसको गेट लॉस्ट कर दिया जाएगा निर्वाचन सदन से मिनटों के अंदर। लेकिन सारा तो सिस्टम ही मोदी जी का है। सिस्टम तो है नहीं, उनका सिस्टम चलता है। सब सिस्टम सब एक तरह से चल रहे हैं। 5 मिनट में मीटिंग खत्म, बदतमीजी। ये है चुनाव आयोग का हाल। आज मैं इस विषय को आपको दिखाऊं, लेकिन एक चर्चा के लिए मैंने बंगाल से एक विशेष मेहमान को आज न्यूज लॉन्चर पर जोड़ा है, और पहली बार हैं हमारे साथ। जरा स्क्रीन पर ले आइए, मैं आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर नम्रता कोठारी जी हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस की, कोलकाता के जो है कॉलेज में हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो और विशेष रूप से देखिए, पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, तो राजनीति विज्ञान पढ़ाती ही नहीं है, राजनीति विज्ञान समझती भी बहुत बेहतर है। बंगाल की सियासत को बहुत बेहतर समझती हैं। बंगाल किस दिशा में जा रहा है? क्या बंगाल आजादी के दौर में बहुत बड़ा योगदान था भारत को बचाने में बंगाल का? क्या आज लोकतंत्र बचाने में बंगाल अपनी भूमिका निभा पाएगा, या चुनाव आयोग समेत सारी संस्थाएं मिलकर के बंगाल विजय कर लेंगी? बंगाल विजय से ही अंग्रेजों ने भारत विजय का रास्ता तय किया था। और ये अगर बंगाल, अभी तक बंगाल नहीं जीत पाए हैं, इसीलिए भारत में लोकतंत्र और संविधान बचा हुआ है। मैं आपको जरा खबर दिखा दूं, फिर डॉक्टर नम्रता के पास मैं चलूंगा। भैया लाइए, जरा हेडलाइन लाइए, दिखाइए। चिल्लाने लगे, ये हेडलाइन गोदियों का है, मैं फिर भी आपको दिखा रहा हूं। चिल्लाने लगे डेरेक ओब्रायन, सीईसी ने कहा दफा हो जाओ, बंगाल चुनाव के बीच महासंग्राम। देखिए, इसने वही लिखा है हिंदुस्तान ने जो आका चाहते हैं। लैंग्वेज देखिए, डेरेक चिल्लाने लगे और सीईसी ने कहा दफा हो जाओ। सीसी की औकात कैसे है कि दफा हो जाओ बोल दे? ये इन अखबारों को जो है मीडिया हाउसेज को लिखना चाहिए, इनकी हिम्मत है क्या? सीसी की औकात कैसे है कि वो कहते जनप्रतिनिधि को कि भाई दफा हो जाओ? आगे बढ़िए जरा, मैं डिटेल में थोड़ा आपको दिखा दूं खबर। टीएमसी और निर्वाचन आयोग के बीच कड़वाहट चरम पर पहुंच गई है। बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ और टीएमसी प्रतिनिधिमंडल के बीच महज 7 मिनट नहीं, 7 नहीं, ये गलत लिखा है, 5 मिनट
में एक बड़े विवाद के साथ मीटिंग समाप्त हुई। टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से भी सफाई दी गई है और टीएमसी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। क्रॉस एफआईआर टाइप का मामला है। चलिए, यही तो बीजेपी ने सीखा और सिखाया देश को। जब प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अधिकारियों के तबादले और भाजपा के साथ उनके कथित संबंधों के सबूत सौंपे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनसे कहा, दफा हो जाओ। सोचिए, और सबूत तो कितने हैं, ढेर लगे हैं। टीएमसी का कहना है कि 10:02 पर सुबह बैठक शुरू हुई और 10:07 पर खत्म हो गई, 5 मिनट मात्र। डेरेक ओब्रायन के अनुसार ज्ञानेश कुमार के अलावा किसी अन्य चुनाव आयुक्त ने एक भी शब्द नहीं बोला। आगे चलिए, जरा इनका भी पक्ष देख लीजिए। इनका पक्ष हमेशा सूत्रों के हवाले से आता है। पूरे देश में सूत्र बताते हैं खाली। चुनाव आयोग के सूत्रों ने टीएमसी के दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे झूठ करार दिया है। पीटीआई ने आयोग के सूत्रों के हवाले से कहा कि डेरेक ओब्रायन चुनाव आयुक्तों पर चिल्ला रहे थे और उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को बोलने तक नहीं दिया। सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कथित तौर पर ओब्रायन से मर्यादा बनाए रखने का अनुरोध किया और कहा, चीखना, चिल्लाना और अभद्र व्यवहार आयोग के कक्ष में उचित नहीं है। सूत्रों ने बताया कि सीईसी ने टीएमसी नेताओं से केवल सीधी और स्पष्ट बात की थी, जिसे वो पचा नहीं पाए। वाह, क्यों नहीं? आप लोग, जब आपको पता है टीएमसी के नेता इतने बदतमीज हैं, तो आप रिकॉर्ड करवा लिए होते, पूरा देश देख लेता। पूरा देश देख लेता अगर आप रिकॉर्ड करवाते तो। मैं डेरेक ओब्रायन को सुनवाऊंगा, लेकिन पहले मैं डॉक्टर नम्रता से एक सवाल ले लूं, फिर डेरेक ओब्रायन को सुनवाऊंगा, मनोज झा को सुनवाऊंगा। नम्रता जी, स्वागत है। पहली बार आप आज हमारे साथ जुड़ी हैं, वक्त दिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये धन्यवाद आशीष जी, मुझे इस चैनल में बुलाने के लिए। जो नम्रता जी, आप तो बंगाल में मौजूद हैं, कोलकाता में मौजूद हैं। ये चुनाव आयोग के साथ जो टकराव है, आप पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर हैं, तो आप तो इसको और बेहतर समझ पाएंगी। इस टकराव के पीछे बंगाल क्या सोच रहा है? क्या बंगाल के मानस में, बंगाल के लोगों में, बंगाली मानुस में ये बात कहीं पैठ की है कि ये चुनाव आयोग टीएमसी को निपटाने आया है बंगाल में? ये बदतमीजी हमने कभी नहीं देखी थी जो अब हो रही है। जहां तक बंगाल का सवाल है, आप सभी जानते हैं, बंगाल को हरदम इसके कल्चर के लिए जाना जाता है, इसके स्वभाव के लिए कि लोग बहुत ही मृदुभाषी होते हैं और अननेसेसरी कभी भी किसी के साथ नहीं उलझते हैं अगर कोई इसमें रीजन या लॉजिक नहीं रहे, क्योंकि इन लोग लॉजिकली सोचने का क्षमता रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सब एजुकेटेड जनरली रहते हैं, तो अवेयरनेस भी पॉलिटिक्स के बारे में जितना बंगाल के लोगों में है उतना किसी भी स्टेट में नहीं है अभी तक, क्योंकि इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले ही हम लोग के यहाँ ऐसा माहौल बन जाता है कि आप कहीं भी कहीं भी आप कोई भी एरिया में देखिए, चाय के दुकान में देखिए, सब कोई के मुंह में पॉलिटिक्स की ही बातें रहती हैं, जो और किसी स्टेट में आप नहीं देख सकते हैं। और उन लोग जो भी रहता है, जो आम लोगों के बीच जो बातचीत होती है, उन लोग बहुत लॉजिकली सोचते हैं और बोलते हैं, ऐसे नहीं किसी एक का पक्ष ले रहे हैं, किसी एक को बोल रहे हैं नहीं ये खराब है, पर दोनों को ही जज करने का उन लोग कोशिश करते हैं। ये एक जनरल सिनेरियो है। तो अब जो ये आप बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस तरह से दुर्व्यवहार किया है डेरेक ओब्रायन के साथ, अगर ये सच है तो बहुत ही खराब बात है, क्योंकि एक ऑफिसर जो एक पोजीशन होल्ड कर रहा है, उसके मुंह से इस तरह की दुर्व्यवहार हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों एक ऑफिसर अपना पोजीशन को मिस यूटिलाइज करेगा? और ये खाली एक ऑफिसर एक सांसद को ऐसे बोल रहे हैं वो नहीं, अगर एक आम आदमी भी जाए उनके पास अगर ऐसा दुर्व्यवहार करे, वो भी उचित नहीं है। तो हम लोग ये देखना चाहिए कि किस ओहदे को वो बिलोंग कर रहे हैं और उस हिसाब से उनको एक्ट करना चाहिए, अगर ये बात सच है तो। तो ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है, इसको सबको इसकी निंदा करनी चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी से बिलोंग करता हो। आज एक पार्टी के आदमी को वो व्यवहार इस तरह कर रहे हैं, तो अब दूसरे पार्टी से भी ऐसे ही करेंगे, तो ये बढ़ने के पहले ही ये चीज़ यहाँ पर स्टॉप करना ज़रूरी है। क्योंकि ये एक सोसाइटी के लिए जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो ये डेमोक्रेसी का निशानी नहीं है। डेमोक्रेसी में कभी ऐसा हो नहीं सकता है कि अगर कोई अपना
वक्तव्य कहीं इलेक्शन कमीशन नेचुरली कोई भी पार्टी जा ही सकता है, बात कर ही सकता है, और उसको इस तरह अपमानित करके निकाल दिया जाए, ये कभी भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही निंदनीय चीज, ये जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। इसको पूरे समाज को इसकी आलोचना करनी चाहिए और इसको इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना चाहिए अगर ये घटना वाकई में ये हुई है। नहीं हुई, आपको मैं सुनवाई देता हूँ और देश को भी सुनवा दूं। बंगाल के लोग तो गौर से सुने, चुनाव में जाना है उनको, अभी मतदान करना है। लाइए भैया डेरेक ओब्रायन को सुनवाइए। I want to tell you what the election commissioner chief election commissioner told us within 7 minutes of the meeting. Get lost. This is what the chief election commissioner told the Trinamool Congress delegation. Get lost का हिंदी क्या होता है? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। ये इलेक्शन कमिश्नर बोला लास्ट में, तो हम निकल जाए, हम लोग निकल आए। We are the second largest opposition party in parliament. কি বলেছে ইলেকশন কমিশন? 7 মিনিট মিটিং করেছে, তারপরে আমাদের কি বলেছে? আমাদের বলেছে 4 জন সাংসদকে বলেছে এখান থেকে বেরিয়ে যাও। এটা চিফ ইলেকশন কমিশনার বলেছে আমাদের। যাই হোক, আমরা এখন বলি। एक और क्लिप है, अगला जरा, उसके बाद का स्टेटमेंट वो भी सुनवाइए। But at the end, while we were walking out, one of my colleagues congratulated him on the way while we were walking out, congratulated him for being the only chief election commissioner in the history of India to have notices in Lok Sabha and Rajya Sabha to be removed. And on that issue, I want to say, today, all parties together, we are having a press conference at about 4:45 at Constitution Club. All like-minded anti-BJP parties at very short notice. I'd request you to please be there. 4:45 के आसपास 5 बजे सारा पोजीशन, और आना भी चाहिए। अभी नम्रता जी ने कहा था कि सबको आना चाहिए इस मुद्दे पर एक साथ, और देखिए हमने सुनवा दिया, सब एक साथ आने को तैयार भी हैं 4:45-5 बजे के आसपास। जरा मनोज झा को सुनवाइए, राजद से राज्यसभा सांसद हैं, मनोज झा को सुनवाइए। आपको बताऊं कि मैं ना तो शॉक्ड हूं ना सरप्राइज हूं। आप अपने आर्काइव देख लीजिएगा। बिहार चुनाव से कुछ माह पूर्व ऑल पार्टी डेलीगेशन, सभी पार्टियों के लोग थे, हम मुख्य चुनाव आयुक्त मिलने गए, और बाहर निकल करके मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि इस मीटिंग को मैं सौहार्दपूर्ण मीटिंग नहीं मानता हूं। आप ये सोच के देखिए कि मैं इससे पूर्व कम से कम 3, 4, 5 मुख्य चुनाव आयुक्तों से मिल चुका था। मेरी ये टिप्पणी कभी नहीं हुई थी। जाहिर तौर पर कुछ तो फर्क होगा। और एक चीज जो मैं लगातार लिख भी चुका हूं, बोल भी चुका हूं, कि हिंदी के सुनना शब्द का अंग्रेजी में 2 उस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, हियरिंग एंड लिसनिंग। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त का लिसनिंग कोशेंट बहुत नीचे है। ही हैज टू वर्क ऑन इट। देखिए, एक मनोज झा ने और क्लियर कर दिया, अब हर आदमी झूठ बोलेगा, खाली सत्यवादी हरिश्चंद्र ज्ञानेश कुमार है कि मैं 4-5 मुख्य चुनाव आयोग से मिल चुका। ये पहला व्यक्ति है जिसके साथ मैं निकल करके मुझे बोलना पड़ा कि इसे सौहार्दपूर्ण मीटिंग नहीं कहा जा सकता है। नम्रता जी, आप बंगाल में पूरे टाइमलाइन को देख रहे हैं, जब से एसआईआर शुरू हुआ, बीएलओज ने अपनी जान दी, कितनी मौतें हुई, उसके बाद माइक्रो ऑब्जर्वर बाहर से बुला के बैठा दिए गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल लोगों को उतार दिया मैदान में, लाखों लोगों का नाम कट गया, सुनवाई भी अभी पूरी नहीं हुई। क्या इतना सब होने के बाद अभी भी चुनाव मैदान में फाइट में ममता बनर्जी हैं? इतने के बाद दिल्ली से तो ये लगता है कि चुनाव आयोग ने जीत लिया है चुनाव, अब ममता बनर्जी नहीं जीत पाएंगी, चुनाव आयोग जीत। देखिए, ये उन लोगों की खुशफहमी है। हाँ, ममता बनर्जी जिसको बोला जाता है बंगाल की टाइगर, वो उनकी जो शाखाएं हैं, उनकी जो जड़ें हैं, पूरे नीचे तक है, नीचे ग्राउंड लेवल तक है, और बीजेपी का वहां कहीं भी अत्ता पत्ता नहीं है। अगर बंगाल में आपको पॉलिटिक्स करना है,
को एकदम ग्राउंड में से जुड़ना होगा। और अगर आप ग्राउंड से ही जुड़े हुए नहीं हैं और अगर मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जीत जाएंगे, तो ये चीज से आपको उभर के आना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो धारणा है वो सही नहीं है। कि बंगाल की पॉलिटिक्स बाकी सारे स्टेट से अलग है। अगर आप बंगाल की पॉलिटिक्स देखें और बाकी स्टेट की देखें, कि आप सोचेंगे बाकी स्टेट जैसा जीत लिए हैं उसी तरह बंगाल भी जीत जाएंगे, तो ये एकदम गलत है। बंगाल को जीतने के लिए पहले उसके आम लोगों के दिल को जीतना होगा, और आम लोगों के दिल को जीतने के लिए आपको गांव से, ग्राउंड से जुड़ना होगा, उसके नींव से जुड़ना होगा, तभी आप ये सपना देख सकते हैं। अन्यथा नहीं। खाली आप शहर के कुछ रुझान को देख के सोच लेंगे और कुछ लोगों को रुपया दे के उनको अपने साथ कर लेंगे, सोचेंगे हम इलेक्शन जीत गए, तो बंगाल के लिए ये संभव नहीं है। और जहां एसआईआर का सवाल है, एसआईआर होना चाहिए, ये सभी स्टेट के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी है, पर उसका टाइमिंग देखना चाहिए। आप इलेक्शन के कुछ दिन पहले बोलते हैं एसआईआर होगा, जहाँ वेस्ट बंगाल में इतनी जनसंख्या है, इतना बड़ा स्टेट है, और अचानक से आप कुछ महीनों में सोचेंगे एसआईआर कंप्लीट हो जाएगा। और एसआईआर कंप्लीट भी कैसा, चुन चुन के लोगों को छटाई किया जा रहा है। जहां पर औरतें हैं और औरतों लोगों का नाम छटाई कर दिया जा रहा है, जो किसान है उन लोग का नाम छटाई कर दिया, पर्टिकुलर कम्युनिटी, माइनॉरिटी कम्युनिटी का नाम छटाई कर दिया जा रहा है, जो हर इलेक्शन में यहाँ के नागरिक रहे हैं, जिस हक से वो वोट दे चुके हैं, आज अचानक से वन फाइन डे अगर उनको पता चले कि वो नागरिक ही नहीं है और उनका सब कुछ बंद कर दिया जाएगा धीरे धीरे, तो आप सोचिए एक आम आदमी के अंदर वो चीज क्या बीतेगा। कैसे कोई आम आदमी इस चीज को क्या बोलते हैं, हजम कर पाएगा, कि ऐसे कैसे संभव है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग वोट देते आए हैं, जो किसी भी पार्टी को दो, क्योंकि यहाँ के नागरिक हैं, इसी हक से वोट दिए हैं, अचानक से अगर एसआईआर में उसका नाम ही चला जाए और उसको उसके लिए उसको दर बदर भागना पड़े। आज जिन जिन लोगों को सोचिए नॉलेज है कि एसआईआर से अगर नाम कट जाए कहाँ पर जाना है, कहाँ पर कोर्ट में हियरिंग करना है, क्या उन लोग ही पजल्ड हो जा रहे हैं, तो जो आम जनता है उन लोगों की हालत क्या है। उन लोगों की तो हालत, उन लोग की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि अब उन लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को कहीं इस स्टेट से निकाल ना दिया जाए, तो हम तब कहाँ जाएंगे जहां पर यहाँ हम लोग का घर संसार सब कुछ बसा हुआ है। अचानक से कोई बोलेगा आज से तुम इस स्टेट के नहीं रहने वाले नहीं हो, या देश के ही नागरिक नहीं हो, तुम्हारा सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, तो ये कहाँ एक आम आदमी के लिए कहाँ तक ठीक रहेगा। ये क्या डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए ठीक है? और अचानक से फिर बोला जाए कि नहीं इलेक्शन हो जाए, फिर से तुम इलेक्शन के बाद तुम्हारा नाम ऐड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इलेक्शन हो रहे हैं कि कोई गेम खेल रहे हैं कि हाँ जो जो मेरे को सपोर्ट करेंगे उसका नाम रहेगा, बाकी सब राइट ऑफ हो जाए। तो इलेक्शन, दिस इज नॉट द इलेक्शन। इन अ डेमोक्रेसी वी हैव द राइट टू गिव द वोट व्हिचएवर पार्टी वी वांट टू लाइक, कि जिसको भी हम दे वो मेरी मर्जी है। अगर आप ये जबरदस्ती करके थोपने वाला राजनीति अगर कोई भी पार्टी करे, तो ये सरासर गलत है। अगर आपको इतना ही कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे, अरे तो रस्सी में ढील दीजिए, फिर देखिए कि क्या होता है। तो आदमी आप अपने आप को ऐसे ही आपको एक्सेप्ट करेगा। आज अगर बीजेपी का रिजल्ट यहाँ पर अच्छा हो भी सकता था, चांसेस भी था, पर एसआईआर करके जिस तरह आम लोगों को हैरानी का जो सामना करना पड़ रहा है, इस कारण से उनका इमेज खराब हुआ है, और ममता बनर्जी का इमेज लेकिन ऊपर आया है, उभरा है। उन लोग सोच रहे थे ये करके उनको मलाइन करे, पर वो एकदम भी सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। रादर उनका इमेज यहाँ पर बहुत बहुत बिगड़ गया है। एक बात जो है नम्रता जी, मैं थोड़ा आंकड़ों पे आता हूं। जितने पिछली बार टीएमसी और बीजेपी के बीच में जितना टोटल वोटों का अंतर था, उससे ज्यादा तो वोट काट दिया एसआईआर में। यही दिल्ली में लोग यही गणित बता रहे हैं कि जितने, और खासकर जो जो बीजेपी पे सवाल खड़े करते हैं वो भी इस मामले में, उनके भी दिमाग में तमाम संदेह हैं कि पिछली बार बीजेपी जितने वोट से पीछे थी टीएमसी से, उससे ज्यादा मतदाता को निपटा दिया। तो इस बार तो रास्ता क्लियर हो गया फिर बीजेपी के लिए। तो वो तो यही पॉलिटिक्स खेलना चाह रहे हैं कि जिन लोग उनको सपोर्ट करे उन्हीं को हटा दो तो झमेला ही मिट जाए। या फिर ईवीएम में, जैसे आंध्रा में आप देख रहे हैं इलेक्शन में क्या हुआ, ईवीएम में सारा गड़बड़ी, 5 बजे के बाद जो वोट हो रहा है उसमें रेट ऑफ वोटिंग परसेंट मच हायर, 3 लाख 4 लाख हो जा रहा है, या उससे भी ज्यादा हो जा रहा है, 30 लाख 34 लाख, ऐसा ऐसा कुछ रुझान आ रहा है। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट द
नंबर, पर बोल रहे इतना डिफरेंस हो जा रहा है, जो 5 बजे तक का जो आदमी जो वोट दे रहा है, जितना वोट पड़ रहा है, वो 5 बजे के बाद 8, 9, 12 बजे तक वोट पड़ रहा है, और वो उसका जो संख्या है, वो कैंडिडेट का जमीन आसमान का फर्क है। तो वो सेम चीज जैसे बिहार में किए, जो उड़ीसा में हम लोग देख रहे हैं कि जहां नवीन पटनायक सबसे चहीता लीडर पूरा इंडियन स्टेट में, जिसने उड़ीसा में इतना डेवलपमेंट किया है, उसके बावजूद भी हार गया। अभी मैं रिसेंटली उड़ीसा गई थी, तो वहां के कुछ आम लोगों से, लाइक ड्राइवर और से, इन लोग से बात की, उन लोग बोल रहे हम लोग खुद हैरान है कि नवीन जी, हम लोग के जो सबसे चहीते मुख्यमंत्री, वो कैसे हार गए। तो उन लोग ही बता रहे हैं ये ऑपोजिशन पार्टी का मतलब क्या साजिश है। उन लोग ईवीएम में गड़बड़ी करके ये काम कर रहे हैं, नहीं तो हो ही नहीं सकता है। हम लोगों ने सबने वोट दिया नवीन जी को और आ गया दूसरा पार्टी, कैसे इम्पॉसिबल है। तो यही चीज वो सब स्टेट में करके सोच रहे हैं वो आ जाएंगे, पर ये सब स्टेट, बंगाल इज अ डिफरेंट स्टेट। बंगाल के लिए ये करना उनके लिए बहुत चैलेंजिंग होगा, उनके लिए बहुत टफ होगा। वो पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले रहे हैं, पर उनके लिए फिर भी मुश्किल होगा, चाहे वो कुछ भी कर ले। फिर भी मुश्किल होगा, लेकिन मुश्किल देखिए, मुश्किल किसके लिए है और मुश्किल कौन पैदा कर रहा है। जरा ज्ञानेश कुमार का एक ट्वीट दिखाइए, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल हैंडल से है ये ट्वीट। अगर बीजेपी के हैंडल से होता तो मैं इस ट्वीट को नहीं दिखाता। ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल हैंडल से है। आप सोचिए, एक चुनाव आयोग के दायित्व क्या होते हैं, जा पढ़ना चाहिए इस आदमी को जो बैठा हुआ है वहां पर मुख्य चुनाव आयुक्त बन के। चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, ये कौन लिख रहा है? अगर ये हम लिखें या कोई गोदे पत्रकार लिखे तो भी चल जाता, तो भी डिबेट का इशू नहीं था, तो भी चल जाता। ये चुनाव आयोग का जो जितने 2 आयुक्त और एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, ये 2 टूक के लिए, पलटवार के लिए, करारा जवाब के लिए नहीं बैठे होते हैं। इनको डील करना होता है। इनका इनका पाला ही किससे पड़ा है? ये इस देश के सभी पॉलिटिकल पार्टियों का के लिए संरक्षक की भूमिका होनी चाहिए चुनाव आयोग की। उनके मन में कोई क्वेरी है, उनको कोई परेशानी है, उनको संदेह है, उनके जो है उनके मन में अविश्वास है, वो सब दूर करना है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां वहां पर रजिस्टर होती हैं, वो सबके अभिभावक की भूमिका में उसको होना चाहिए। लेकिन वो इस लेवल पर उतर आया कि जब ये लिखा पहली लाइन कि चुनाव आयोग की तृणमूल कांग्रेस को 2 टूक, यहीं से साबित हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी का विंग बन चुका है। पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव, ऐसा कौन लिखता है? ये पार्टियां चुनाव में ऐसे नारे, ऐसे स्लोगन्स, ऐसे कोट्स डालती हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार का चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जॉगिंग रहित होकर ही रहेंगे, जैमिंग रहित होकर रहेंगे। बहुत छोटा फॉन्ट, इसको फुल कर देते तो सब लोग पढ़ लेते, कम से कम हमें ही पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हाँ, बूथ एवं सोर्स जामिंग रहित होकर ही रहेंगे। अब इसको हटा दीजिए, साइड में ले। ये जवाब तृणमूल कांग्रेस को चुनाव आयोग की तरफ से है। ये जवाब क्या बताता है नम्रता जी? ये जवाब क्या बता रहा है? इसमें तो मुझे एक ही चीज झलक रही है कि इसका मतलब पश्चिम बंगाल में भय टीएमसी फैलाती है, बूथ जामिंग टीएमसी करती है, टीएमसी हिंसा करती है। और पहली बार ज्ञानेश कुमार जैसा चक्रवर्ती सम्राट बैठा है चुनाव आयोग में, कुछ भी नहीं होने देगा। इसके पहले जितने चुनाव आयोग बैठे थे सब निकम्मे, नाकाबिल थे। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी क्या है। जो उस चेयर को होल्ड करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से काम करता है। अगर वो बायस्ड हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो अपना रोल प्रॉपर्ली प्ले कर रहा है। उनको संयम रखना चाहिए, और उनका जो दायित्व है, जिस चेयर में वो बैठे हैं, उसका मान सम्मान रखना चाहिए। किसी भी एक चीज के प्रति बायस्ड होके उनको इस तरह की किसी भी तरह की बातें इस तरह नहीं पब्लिकली बोलनी चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे अब ऐसा होगा, अगर सिचुएशन चलता रहा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर से आदमी का विश्वास हट जाएगा। हम लोग देखे पहले भी कितने इलेक्शन कमिश्नर हुए हैं, सब हाईली क्वालिफाइड,
उन लोग जानते थे किस तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से बात करना है, पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह टैकल करना है। अगर वो टैकल ही नहीं कर पाए तो उस चेयर में बैठने का क्या जरूरत है। उनको अगर यही नहीं पता रहा किस तरह से उनका बिहेवियर होना चाहिए, क्या एथिक्स प्रिंसिपल होना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा चेयर होल्ड करने का किसी व्यक्ति को भी कोई भी जरूरत है या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस चीज को पुख्ता करना चाहिए कि जो भी उस चेयर में बैठे निरपेक्ष होकर बिना किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करके अपना राय दे, या उस चीजों को जो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, देखिए इलेक्शन में कहीं भी इलेक्शन में प्रॉब्लम्स आएंगी, पर उसको निरपेक्ष होकर उसको सॉर्ट आउट करने का कोशिश करें। ये सबसे बड़ा दायित्व है। और किस तरह ठीक तरीके से, मतलब स्वस्थ तरीके से, कि कहीं भी कोई वायलेंस नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो, ये सब चीज को देखना चाहिए। रादर वो तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे और वायलेंस भड़क जाए, और जो अपोजिशन पार्टी है, दूसरे और भी दल के लोग और भी उनके अगेंस्ट में हो जाए, जिससे और भी वायलेंस एक स्टेट के अंदर और भी ज्यादा क्रिएट हो। तो ये चीज एक इलेक्शन कमिश्नर को ये चीज अगर करे तो ये उनको शोभा नहीं देती, या उनके चेयर के मान को नहीं रख सकती है इस तरह की चीजें। तो ये चीज हम लोगों को डेमोक्रेसी में इस चीज के लिए आवाज उठाना चाहिए, ध्यान आकर्षण करना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे रूलिंग पार्टी हो, चाहे अपोजिशन पार्टी हो, किसी का भी असम्मान नहीं करे इलेक्शन कमिश्नर, और सबको एक ही भाव से देख के ठीक से न्यायपूर्वक राय दे। ये कई बार हालत ये होती है ना हमारे देश में, चाय से ज्यादा केटली गरम। तो मोदी और शाह हाँ से ज्यादा ये गरम हो गए हैं, इनमें ज्यादा अहंकार आ गया, उनसे भी ज्यादा ज्ञानेश कुमार में। लेकिन एक मिनट का आखिरी सवाल है मेरा, 1 मिनट का बस, 1 मिनट में। आप क्योंकि जुड़ी हैं जब बंगाल से, बंगाल में आज की तारीख में क्या है जमीनी हकीकत, जमीन पर क्या माहौल है चुनाव का? जमीन में जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं, शहर में कितना ही बीजेपी झंडा लगा दे, फ्लेक्स लगा दे, रैली कर ले, पर गांव में जो है, जो देखिए ये जो इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन, रूरल एरिया के वोट से ही जीतते हैं। तो ये जो जमीनी हकीकत है वो पूरा टीएमसी के फेवर में है, जो अभी तक जो लग रहा है। अब अगर देखिए ईवीएम में आप गड़बड़ी करे और कुछ तरह से कुछ कर दे, जैसे आप दूसरे स्टेट में किए हैं, वो आप उसका कोई इलाज नहीं है अगर आप मेन जगह में ही गड़बड़ कर दे। अदरवाइज जो मानस पटल को अगर हम देखें, मनुष्य के अगर रुझान को देखें, औरत हो, आदमी हो, या कोई भी जाति धर्म से बिलोंग करते हो, अभी तक जो रुझान है वो टीएमसी के फॉर्म में ही दिख रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रास्ते से ही डॉक्टर नम्रता जी जुड़ी, तो रास्ते में सफर के दौरान तो इतना वक्त निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बंगाल के पॉलिटिकल चर्चा, चुनाव तो थोड़ा हम आपको कष्ट देते रहेंगे, आपके जरिए थोड़ा वहां पर जमीनी हकीकत क्या है, किधर जो है झुक रहा है चुनाव, और समझेंगे, कई बार आपको और कष्ट देंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको नम्रता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष।